चल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तान बिफोर इस्लाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लक्ष्मण, हिस्ट्री को जानो। ये साल था 712 ईस्वी। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध की धरती पर पहुंचा। सिंध आज पाकिस्तान में आता है। नाउ कट टू 1947। भारत से काट कर एक पाकिस्तान बना। मॉडर्न पाकिस्तान ने अपनी किताबों में मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी लिख दिया। ये एक ऐसा नैरेटिव था जिसे बार बार सच की तरह परोसा गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस जमीन का असली इतिहास मुगलों, अंग्रेजों या इस्लाम के आने से भी हजारों साल पहले शुरू होता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को दांतों की सर्जरी और मेटल्स का इस्तेमाल करना सिखाया। एक ऐसी सभ्यता जो बिल्कुल उल्टी है उस इमेज से जो इमेज आज पाकिस्तान की है। आज से करीब 9000 साल पहले बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक इंसान के दांत में ड्रिल से छेद किया गया, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। यह उस डीएनए का जीता जागता सबूत है जिसे आज की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की किताबों से जानबूझकर मिटाया गया। आज हम पाकिस्तान और सिंधु घाटी के उस असली इतिहास को डिकोड करेंगे जो सदियों से जमीन के नीचे और सत्ता के गलियारों में दफन रहा। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों की भाषा बदली, धर्म बदला, शासक बदले, लेकिन उनका डीएनए आज भी वहीं बैठा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का इतिहास क्या है, इसके असली बाशिंदे कौन थे और कैसे अपनी जिद के चलते पाकिस्तान अपने ही इतिहास को अपने देश में पढ़ाना नहीं चाहता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान के इतिहास की शुरुआत ना आजादी के टाइम से शुरू होती है और ना ही मोहम्मद बिन कासिम के हमले से। इसकी शुरुआत खेती और विज्ञान से होती है। बलूचिस्तान के बोलन पास के पास एक जगह है मेहरगढ़। आर्कियोलॉजिस्ट, खासकर जीन फ्रेंकोइस जॉर्ज की रिसर्च से यह साबित हुआ है कि यह बस्ती मिडिल ईस्ट की कोई कॉपी नहीं थी। यहाँ के मूल निवासियों का यह अपना इनोवेशन था, उनकी अपनी मेहनत का रिजल्ट था। मेहरगढ़ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो दुनिया के सबसे शुरुआती मेटलर्जिस्ट भी थे। 6000 ईसा पूर्व में जब यूरोप ने तांबे को ठीक से पिघलाना भी नहीं सीखा, तब यहाँ के लोग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो तांबे के पहिए वाले ताबीज बना रहे थे। ये एक बेहद ही एडवांस और साइंटिफिक सोच वाला समाज था। आज जब हम भारत में हड़प्पा के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम इस जगह के बारे में भी पढ़ते हैं। शुरुआती दौर में मेहरगढ़ की सोसाइटी काफी हद तक मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक लगती है। खुदाई में हजारों ऐसी मूर्तियां मिली जो सिर्फ महिलाओं की हैं। ये फर्टिलिटी और मदर गॉडेस की पूजा का इशारा करती हैं। उस वक्त कोई बड़े महल या भारी भरकम किले नहीं थे। लोग एक जैसे मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन ये बराबरी हमेशा नहीं रहने वाली थी। ताकत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी बदलने वाला था। करीब 2600 ईसा पूर्व आते आते ये छोटे गांव हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में बदल गए। हाल ही में राखी गढ़ी से मिले कंकालों की डीएनए सीक्वेंसिंग से एक बड़ी बात सामने आई। ये पूरी तरह से साबित हो गया कि हड़प्पा के लोग बाहर से आए हुए कोलोनाइजर नहीं थे। वो प्राचीन ईरानी किसानों और साउथ एशियन हंटर गैदरर्स के मिलन से बने थे, यानी वो इसी मिट्टी की पैदाइश भी थे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद ये सोसाइटी भी कोई आदर्श दुनिया या यूटोपिया नहीं थी। जैसे जैसे शहर बड़े हुए, समाज में भेदभाव शुरू हो गया। शहर के अमीर लोग पक्के मकानों और प्राइवेट कुओं वाली गेटेड कम्युनिटीज में रहते थे, जबकि जो खेती करते थे और निचले तबके के लोग थे उन्हें शहर की चार दीवारी के बाहर रखा जाता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि पॉसिबल है कि यह उस गहरे सामाजिक बंटवारे की शुरुआत थी जिसे आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप मिला। हड़प्पा सभ्यता की यह शहर अपने पीक पर थे, ट्रेड फल फूल रहा था, लेकिन फिर अचानक सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। मौसम में भारी बदलाव आए, सूखा पड़ने लगा और ये महान सभ्यता बिखरने लगी। लोग अपनी जान और परिवार बचाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त सेंट्रल एशिया के मैदानों से एक बहुत बड़ा जेनेटिक बदलाव उनकी ओर बढ़ रहा था। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद स्टेपी मैदानों के चरवाहे इस इलाके में आने लगे। ये कोई अचानक या रातों रात का हमला नहीं था, बल्कि ये बहुत सारी पीढ़ियों तक चलने वाला एक लंबा माइग्रेशन था। इन नए लोगों का डीएनए
यहाँ के बचे हुए हड़प्पन लोगों के डीएनए से मिल गया। साइंस की भाषा में इसे एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन यानी एएनआई प्रोफाइल कहा जाता है। माना जाता है कि मॉडर्न पाकिस्तान के लोगों का डीएनए का बेस यही है। इस माइग्रेशन ने यहाँ की पूरी लैंग्वेज को बदल कर रख दिया। जो एंशिएंट लैंग्वेजेस थी वो ज्यादातर लुप्त हो गई और इंडो आर्यन भाषाएं हावी हो गई। हालांकि यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा का बदलना और डेमोग्राफी का बदलना पूरी तरह से ये दो अलग अलग बातें हैं। प्राचीन इंडो आर्यन भाषाओं का यहाँ हावी होना किसी आर्यन इन्वेजन का नहीं बल्कि एक लंबे समय तक चले कल्चरल डिफ्यूजन का रिजल्ट था। यहाँ के मूल निवासियों ने नई भाषाओं को अपनाया लेकिन उनकी जैविक पहचान यानी जो डीएनए था ये वही बना रहा आज भी। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो बलूचिस्तान के पहाड़ों में एक बहुत गहरी मिस्ट्री है जिसे ब्राहुई लोग कहते हैं। ये लोग पश्तूनों और बलोचों के बीच में रहते हैं। जेनेटिक टेस्ट से पता चलता है कि इनका डीएनए बिल्कुल अपने पड़ोसियों जैसा है, लेकिन ये आज भी एक द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। इसका कनेक्शन साउथ इंडिया से जुड़ता है। माना जाता है कि करीब 3000 साल पहले बाहर से आए लोगों ने ब्राह्वी लोगों के पूर्वजों का पूरा डीएनए बदल दिया, लेकिन ये किसी तरह का चमत्कार था कि वो अपनी पुरानी भाषा को बचा ले गए। इतिहास का ये ग्लिच आज भी साइंटिस्ट को हैरान करता है। लैंग्वेज बदल गई लेकिन खून वही रहा। पर इस जमीन का सबसे बड़ा खून खराबा और राजनीतिक खेल अभी शुरू होना बाकी था। सवाल यह है कि हड़प्पा के बिखरने और अरबों के आने के बीच 2500 साल बचते हैं, वो कहां गए? क्या यह जमीन तब बंजर पड़ी थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के इतिहास से ये वो चैप्टर है जिसे पाकिस्तान के इतिहास की किताबों से लंबे समय तक गायब किया गया। ये वो दौर था जब इसी पंजाब और सिंध, जिसे तब सप्त सिंधु कहा जाता था, उन नदियों के किनारे बैठकर ऋग्वेद लिखे गए। तक्षशिला के रूप में दुनिया का सबसे शुरुआती एजुकेशन हब यहीं पर खड़ा किया गया। ये वो जगह थी जहां के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य और पाणिनि जैसे लोगों ने अपना काम किया। लेकिन दोस्तों ये इलाका सिर्फ नॉलेज का सेंटर नहीं था, ये उस वक्त की ग्लोबल सुपर पावर्स का बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड भी था। फारस के हकमानी साम्राज्य से लेकर सिकंदर की सेनाओं तक सबका आमना सामना इस जमीन से हुआ। इसी मिट्टी ने झेलम के किनारे सिकंदर और राजा पोरस का वो खूनी टकराव देखा जिसने ग्रीक आर्मी के हौसले तोड़ दिए। आगे चलकर यही जमीन मौर्य साम्राज्य और कुषाण वंश का गढ़ बनी। कुषाणों के राजा थे कनिष्क। उनके दौर में यह इलाका ग्लोबल कल्चर का मेल्टिंग पॉट बन गया। ग्रीक और रोमन स्टाइल जब यहाँ के लोकल आर्ट से मिला तो जन्म हुआ गांधार आर्ट का। अरबों के हमलों से हजारों साल पहले ही ये जमीन बौद्ध धर्म और एक बेहद कॉम्प्लेक्स एडवांस कल्चर का सेंटर बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों आयरनी देखिए कि सिर्फ आज के पॉलिटिकल नैरेटिव के चक्कर में पाकिस्तान इस गोल्डन दौर को भी अपनी किताबों से डिलीट कर चुका है। खैर, वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और 7वीं सदी की शुरुआत होती है, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान के इतिहास की शुरुआत। ये वो दौर था जब पूरा मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। उस वक्त सिंध पर राय वंश का राज था। राजा राय द्वितीय का साम्राज्य कश्मीर के पहाड़ से लेकर मकरान के समुद्री तट तक फैला था। इस दौर तक आते आते बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू धर्म तीनों एक साथ चलते थे। लेकिन राजा राय साहसी द्वितीय के दरबार में एक कुछ और ही खेल चल रहा था। इनके एक मंत्री थे चच। चच ने राजा की मौत के बाद राजा की विधवा रानी सुहा नदी से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर राजमहल के अंदर एक साइलेंट तख्ता पलट किया। चच ने खुद को सिंध का राजा घोषित कर दिया। इन्हीं चच ने सिंध की सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाया। ये ताकत वहां के जाट और मेड कबीले थे। ये कबीले मेनली बौद्ध धर्म को मानते थे और किसानी या पशुपालन करते थे। चच को हमेशा से डर था कि ये मेजॉरिटी लोग सत्ता के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको कुचलने का फैसला किया। जाटों के हथियार छीन लिए गए, उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें अच्छे कपड़े पहनने, रेशम का इस्तेमाल करने और घोड़ों की सवारी करने पर सख्त रोक लगा दी गई। उन्हें आदेश था कि वो सिर्फ नंगे पैर चलेंगे और बाहर निकलते समय अपने साथ कुत्ते लेकर चलेंगे। चच ने अपने ही देश के लोगों को अछूत और दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया था। सत्ता के नशे में चच को लगा कि उसने अपना सिंहासन सुरक्षित कर लिया है। उसने सिंध में खौफ का माहौल बना दिया, लेकिन असल में उसने अपनी ही सल्तनत की नींव में बारूद बिछा दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही दबे कुचले लोग आगे चलकर बाहरी ताकतों के लिए सिंध के बड़े दरवाजे खोलने वाले हैं।
सिंध से बहुत दूर अरब के रेगिस्तान में एक नया और ताकतवर साम्राज्य उभर रहा था। उम्मयद खलीफा अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। अक्सर बताया जाता है कि अरब सेना सिर्फ धर्म को फैलाने के लिए सिंध आई थी, लेकिन इसके अलावा कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजन भी थे इन हमलों के पीछे। उम्मयद खिलाफत का निशाना सिर्फ धर्म नहीं बल्कि पैसा, समंदर और व्यापार था। सिंध का देवल बंदरगाह, जो आज का कराची है, उस समय की दुनिया का स्वेज नहर के जैसा था। ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा और अहम रूट हुआ करता था ये बंदरगाह। साउथ एशिया के मसाले, सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज और मिडिल ईस्ट का भारी मार्केट, सब कुछ इसी रास्ते से गुजरता था। उम्मयद खिलाफत को इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर मोनोपोली चाहिए थी। सिंध के अंदर चल रही बगावत, नफरत और सामाजिक कलह ने अरबों को एक कब्जा करने का बेहतरीन और हिस्टोरिकल मौका दे दिया। इस मौके को कामयाबी में बदला उम्मयदों के एक लड़ाके ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। साल 712 में कासिम ने सिंध पर हमला किया। तब चच के बेटे राजा दाहिर सिंध की गद्दी पर थे। राजा दाहिर को अपनी बहुत बड़ी सेना, ऊंचे किलों और अपने खूंखार जंगी हाथियों पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि मकरान के रेगिस्तान को पार करके आई थकी हुई अरबी सेना इन हाथियों के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन दाहिर की सेना इस जंग को हार गई और सिंध हमेशा के लिए उम्मयद खिलाफत का हिस्सा बन गया। यह इतिहास का वो मोड़ था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास को भी बदलने में अपना रोल निभाया, क्योंकि तब पाकिस्तान नाम से कोई देश नहीं हुआ करता था। इसके बाद का इतिहास अक्सर सीधे मुगलों या दिल्ली सल्तनत की तरफ छलांग लगा देता है। मॉडर्न किताबें ऐसे दिखाती हैं जैसे मानो अरबों के आने के बाद सिंध के मूल निवासियों ने पूरी तरह से हार मान ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरबों और बाद में गजनवी के कमजोर पड़ने के बाद यहाँ के लोकल लोगों के पास फिर से सत्ता आई। सुमरा और सम्मा राजवंशों ने सदियों तक यहाँ राज किया। ये लोग लोकल सिंधी और राजपूत कबीलों से आते थे। इन्होंने वक्त के साथ इस्लाम अपना लिया। उन्होंने बाहरी ताकतों को बाहर खदेड़ दिया। सम्मा राजवंश के दौर को सिंध का गोल्डन एज भी कहा जाता है। खासकर राजा जाम निजामुद्दीन द्वितीय, जिन्हें प्यार से जाम निंदो कहा जाता था, उनका राजकाज बहुत शानदार था। जाम निंदो के टाइम पर एजुकेशन, सूफी आर्ट और खेती और ट्रेड अपने पीक पर थे। उनकी सेना के वजीर दरिया लशारी एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे। इस काल में उन्होंने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सूफी संतों ने भी यहाँ पर अपना काम दिखाया। बाबा फरीद से लेकर लाल शहबाज कलंदर तक इन संतों ने यहाँ के लोक संगीत, यहाँ की भाषा और यहाँ के दर्शन को इस्लाम के साथ ऐसे मिलाया कि एक नई इंडियनाइज्ड पहचान पैदा हुई। पाकिस्तान की असली सांस्कृतिक पहचान इसी सूफी परंपरा से निकलती है, ना कि उस पॉलिटिकल सत्ता के बदलावों से जो आजादी के बाद देखने को मिले। वजीर दरिया लशारी ने अपनी समझदारी से सेंट्रल एशिया से आने वाले कई बाहरी हमलावरों को बार बार धूल चटाई। उन्होंने साबित किया कि सिंधु घाटी के लोग अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। ये वो दौर था जब मूल निवासियों ने विदेशी दखलंदाजी के बिना एक बहुत ही पीसफुल और समृद्ध समाज बनाया था। लेकिन दोस्तों, हर अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है। 1519 में बैटल ऑफ फतेहपुर लड़ी गई। शाह बेग अरगुन की सेना ने सम्मा राजवंश के आखिरी कमजोर सुल्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। सिंध की राजधानी थट्टा को बेदर्दी से लूटा गया। यह वो टाइम था जब सिंध और आसपास के इलाकों से लोकल ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद मुगल आए। मुगल इतिहास में आज का पूरा पाकिस्तान उनके कब्जे में रहा। अपने पीक पर मुगलों ने आज के पाकिस्तान को लाहौर, मुल्तान और थट्टा यानी सिंध जैसे अहम सूबों में बांट दिया था और उस पर कड़ा कंट्रोल रखा। लेकिन 1760 में औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता में एक ऐसा वैक्यूम बनने लगा कि मुगलों की पकड़ यहां से बिखरने लगी। असली झटका 1739 में लगा। ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और एक ही झटके में सिंधु नदी के वेस्ट का पूरा हिस्सा यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुगलों से छीनकर अपने एम्पायर में मिला लिया। इसके बाद रही सही कसर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने पूरी कर दी। हालांकि मुगलों के जाने के बाद और अंग्रेजों के जमीन पर पैर रखने से पहले आज के पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से यानी कि पूरे पंजाब और पेशावर तक पर महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर का शासन था। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद और एंग्लो सिख वॉर्स के बाद वो लोग आए जिन्होंने इस पूरी सभ्यता को अपनी शतरंज का मोहरा बना दिया। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश हुकूमत की। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग अगर एकजुट हो गए तो उन्हें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इतिहास की सबसे खतरनाक और बेहद लंबी सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। उन्होंने एक सूडो साइंस का सहारा लिया। इसे
मार्शल रेस थ्योरी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासन करने का मंत्र बहुत ही साफ लेकिन क्रूअल था। उनका फॉर्मूला था, पंजाबियों पर राज करो, सिंधी लोगों को डरा कर रखो, पश्तूनों को खरीद लो और बलूचों से दोस्ती का नाटक करो। उन्होंने खुद ये तय कर दिया था कि कौन सी कौम जन्म से ही लड़ने के लिए बनी है और कौन सी कौम सिर्फ किसानी या मजदूरी के लिए। अंग्रेजों ने पंजाबियों और पश्तूनों को अपनी कॉलोनियल सेना में भर दिया। इनाम के तौर पर उन्हें कैनाल कॉलोनियों में खेती के लिए बड़ी बड़ी जमीनें दी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंधी और बलोच लोगों को सत्ता, सेना और अर्थव्यवस्था के ढांचे से पूरी तरह किनारे कर दिया गया। वो सियासती थी। मकसद सिर्फ एक था, ये सब मिलकर कभी कोई बड़ा विद्रोह ना कर सके। आज के मॉडर्न पाकिस्तान में भी बलोचों और पश्तूनों के बीच जो भी खूनी स्ट्रगल हो रहा है, या कराची में सिंधी और मुहाजिरों के बीच जो पुरानी टेंशन है, उसकी असली स्टोरी अंग्रेजों ने 150 साल पहले लिखी थी। उन्होंने डूरन लाइन जैसे फर्जी लकीरें खींचकर एक ही डीएनए और एक ही कल्चर वाले लोगों को अलग अलग खांचों में हमेशा के लिए बांट दिया। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो एक नई और बहुत ही अजीब आइडियोलॉजिकल चैलेंज सामने आया। नए देश में पंजाबी, बलूच, सिंधी, पश्तून और बंगाली जैसे बिल्कुल अलग अलग लिंग्विस्टिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल ग्रुप्स थे। वहीं पाकिस्तान जो बना था वो इस्लाम की आइडेंटिटी पर बना था। इन सभी लोगों को एक साथ बांधने के लिए नई सरकार ने इतिहास को ही सबसे पहले अपना हथियार बनाया। लेकिन 1947 में जो बंटवारा हुआ, इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट समझना बड़ी भूल होगी। इस विभाजन ने उन लाखों लोगों को सदियों पुरानी सिंधु घाटी की मिट्टी से उखाड़ दिया जो यहाँ की रगों में बसे थे। मुहाजिर और लोकल कम्युनिटीज के बीच उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हुए। ये इतिहास के उस घाव को और गहरा कर देता है जो आज भी कराची की गलियों से सरहदों तक महसूस किया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड किताबों ने एक मैन मेड और लीनियर हिस्ट्री लिखनी शुरू की। इन किताबों ने देश के 7000 साल पुराने सिंधु घाटी के शानदार इतिहास को नकार दिया। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया गया कि उनका असली इतिहास 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ शुरू होता है। मिडिवल हिस्टोरिकल बुक चचनामा को सिर्फ एक धार्मिक टकराव की किताब बनाकर पेश किया गया, जबकि असल में अगर आप उस किताब को बारीकी से पढ़ें तो वो सत्ता, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इंसानी लालच का बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेकुलर डॉक्यूमेंट है। इतिहास को सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से रंग दिया गया ताकि एक नया राष्ट्रवाद खड़ा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जमीन के अंदर जो सच दबा हुआ होता है उसे कागजों से आप दबा नहीं सकते बहुत दिनों तक। डॉक्टर मुबारक अली और एतजाज एहसान कुछ ऐसे बेहद सीरियस पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने स्टेट के नैरेटिव को खुला चैलेंज दिया। डॉक्टर अली का साफ मानना है कि इतिहास को सिर्फ एलीट क्लास या राजमहल के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इतिहास को उन किसानों, जाटों, मेड़ कबीलों और आम लोगों की नजर से देखना होगा जिन्होंने हर सत्ता का जुल्म सहा। एजाज हसन अपनी मशहूर किताब में द इंडस पर्सन का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो पूरे दावों के साथ कहते हैं कि भले ही वक्त के साथ इस जमीन के लोगों का रिलीजन बदल गया हो, उनकी सत्ता बदल गई हो, उनकी जुबान बदल गई हो, लेकिन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों की रगों में आज भी हूबहू वही खून दौड़ रहा है जिसने मोहनजोदड़ो की ईंटें रखी थी। दोस्तों, आज के पाकिस्तान के लोग अरब, फारस या तुर्क हमलावरों के सीधे वंशज नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग बहुत ही गर्व से दावा करते हैं। वो इसी जमीन के प्राचीन हड़प्पन और स्टेपीज के लोगों का एक अटूट और बहुत ही प्योर बायोलॉजिकल हिस्सा है। सदियों की भयानक उथल पुथल, बड़े बड़े एम्पायर्स के पतन, भयानक युद्धों और सियासी चालाकियों के बाद भी यहाँ के लोगों का बुनियादी वजूद नहीं बदला है। अब क्या आपको लगता है कि किसी देश की पहचान उसके भौगोलिक इतिहास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके मॉडर्न पॉलिटिकल नैरेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को अपनी स्कूली किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को डिटेल से पढ़ाना चाहिए या नहीं? क्या मार्शल रेस की थ्योरी जैसी कॉलोनियल सोच आज भी साउथ एशिया के आपसी स्ट्रगल्स की जड़ है? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन भाई देखा जाए ना, इधर जो एक हिस्ट्री लिखते थे या स्टोरियन थे ना भाई, उनकी जो बुक्स थी ना इस चीज पर, मतलब कि एक सारे इतिहास पर उनकी भाई बुक्स से शायद पब्लिक नहीं की गई। मतलब कि उनको बोला कि ये बैन कर दो चीज, क्योंकि ये हमारे एक मतलब कि जो हम चीज चाहते हैं उसके मुताबिक इधर कुछ भी नहीं है। और मुझे तो भाई ये नहीं समझ लगती कि क्यों नहीं इतिहास छापा गया और क्यों नहीं
एक रियलिटी दिखाएगी। आप मोहनजोदाड़ो देख लें, इंडस वैली देख लें, इसका तो भाई हमें इंडिया में पता चला था। अभी जो हमारी जनरेशन है ना, ठीक है हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हम वीडियो देख लेते हैं या कुछ 90% को पता ही नहीं है कि 90% मोहनजोदाड़ो को और पता ही ये नहीं है। इंडस वैली है क्या चीज। ऐसे ही है। अगर उस साइड पे जाते हैं ना तो वो बहुत पीछे बहुत चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो कि हम यार वही बात कर रहे हैं ना, इन चीजों के बारे में तो बताया नहीं गया। अगर इन चीजों के बारे में बताया जाता तो फिर मानना पता। जैसे कहते कि हम तुर्क हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हमारा अरबी हो, हम अरबी हैं, पता नहीं क्या क्या खुद को बना के बैठे हुए हैं ये। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना एक चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है सारा कुछ होता रहता है। अब यूरोप में आप देख लें, मतलब कि उन्होंने हिस्ट्री का भाई इधर एक पत्ता भी नहीं ला कर रखा। जहां पर चीजें थी उन्होंने म्यूजियम बना दे, सारा कुछ बना दिया कि आओ आकर हिस्ट्री पढ़ो, एक हिस्ट्री चीज होती क्या है और आपका एक ताल्लुक किस चीज से है। लेकिन हम भाई उसको एक डिनाई करते हैं। खास करके इधर के जो लोग हैं ना, वो तो भाई एक अरब अपने आप को बुलाते हैं कि हम अरब से आए थे, मतलब कि मोहम्मद बिन कासम। और एक मजे की बात ये है कि भाई जो ये सारे थे ना, इनके बारे में इन्होंने पॉजिटिव चीजें बताई हुई हैं। और ये लुटेरे थे, इन्होंने अपने रूट्स बनाए थे। अब इंडिया में इतना मतलब कि इतने पैसे थे, इतनी उधर धन दौलत की, हर जो महाराजा सिस्टम है ना। अभी आप देख ले ये मतलब के रॉयल्स फैमिली, आप सऊदी में देख ले, ये ईरान में देख ले, ये सारी मतलब के कंट्रीज में देख ले, वो कितने अभी भी मतलब के रिच है, उनके पास इतना पैसा। तो तब जो राजा थे ना उनके पास भी इतना पैसा होता था, मतलब के और ये चीज ये डिनाई करते थे अरब। जब पता चला कि यार ये तो इतनी चीजें हैं, लेकिन उस टाइम इन्होंने फिर मतलब के एक फोर्सली सबको एक इस्लाम भी कबूल करवाया, सारी चीजें इधर से लूट कर भी ले गए और रूट्स भी इन्होंने मतलब के बना लिए और ये एक चीज चलती रहे। लेकिन पाकिस्तान भाई अभी कोई चीज शो मतलब के शो ही नहीं करना चाहता। कोई बुक्स नहीं ऐसी जिसमें एक इन्होंने एक वर्ड भी लिखा हो इस चीज के बारे में। हाथ आके जो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, मतलब के क्या उन्होंने एक सर्च करना है उनके अंदर, तो ये एक कीड़ा मतलब के है इस चीज यार का। आप ये देखिए, यार आप ये देखें कि हमारी जो कहते हैं कि हमारी जुबान जो हम बोलते हैं उर्दू, वो बहुत पुरानी है। कब की पुरानी है भाई? इन्होंने पता नहीं क्या क्या किताबों में लिखा हुआ था, उर्दू बहुत पुरानी है। उर्दू जैसे भाई हिंदी का आप देख लें कि इतनी पुरानी लैंग्वेज है। जो पुरानी लैंग्वेज है उनके बारे में पता है। आप रोमन एम्पायर देख लें, आप पर्शियन देख लें, आप स्पेनिश जो फ्रेंच है, ये जो लैंग्वेज है ना स्पेनिश और फ्रेंच, ये भी अब तक भी ब्राजील, यहाँ के मैक्सिको, अर्जेंटीना, यहाँ पे अभी तक भी बोली जाती। क्यों बोली जाती? कि वो बंदे थे ही भाई वहां के, उनको वो लैंग्वेज अब तक नहीं भूले, वो अभी तक भी वो बोल रहे हैं। अफगानिस्तान देख ले, उधर जो एक बुद्धा के भाई जो स्टैचू थे उन्होंने कैसे निकाले। यार मेन बात होती है अगर आप अपनी भाई जुबान को ही भूल जाते हैं, उनको ही भाई उन्होंने एक डिस्ट्रॉय कर दिया उस चीज को। तो वो चीज भी एक बहुत एक मतलब के पीछे धकेलती है। चलो अफगानिस्तान तो भाई उधर शरिया कानून है, उधर तो इस चीज को मानते हैं कि वो नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते। बाकी उनका भी एक अलग सीन चल रहा होता है कि भाई हम जो भी मुस्लिम है उनको हेट करते हैं, क्योंकि हमारे मुताबिक वो इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहे। आपके अंदर जो जमाते हैं वो इस चीज के खिलाफ है इतने कि इधर भाई शरिया है कि मतलब के लॉ जो है ना वो लेकर आए और हम इस चीज को कभी मानते नहीं है। अब लास्ट जो भाई इन्होंने चीज खत्म की थी ना, जो पता ही नहीं चला, महाराजा रंजीत सिंह उनके भाई लाहौर में इतने किले थे, इतनी हिस्ट्री थी भाई, इन्होंने सारी चीज ही उसको मतलब के कन्वर्ट करके शाही मस्जिद कर दिया और एक मतलब के जो म्यूजियम थे उनको भी पता नहीं एक अलग नाम दे दिया जो महाराजा रंजीत सिंह इधर बैठते थे। तो ऐसे भाई इन्होंने चीजों को खत्म और शाही किले के आप जाके देख लेना, ज्यादातर चीजों तो बंद है, वहां पे एंट्री नहीं है। उनके नाम उन्होंने जो आप अपने से रख दिए सारी चीजें हैं। बाकी भाई हिस्ट्री जो है ना वो इतनी छुपाई गई ना हमसे, आपकी सोच है कोई चीज हमें सीधी बताई नहीं। अगर ये सीधी चीजें बताते तो फिर निजाम कुछ और होना था। जैसे ये खुद को भाई कभी बता देते हैं हम अरब हैं, कभी तुर्क हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लग पड़ते हैं। मेन आप बताएं ना आपका डीएनए क्या है, सारी चीजें भाई ने एक्सप्लेन की है कि हम थे कहां से, शुरू स्टार्ट कहां से, ये सब चीजें हुई हैं और विद प्रूफ चीजें यार हैं, विद प्रूफ है। इतनी बुक्स लिखी हुई है यहाँ पे तो भाई वो दी नहीं भी ना, ऑडियंस के सामने वो लाई किया चीजें, बंदों को इधर से निकाल दिया था। हमारी बुक्स में वो जंगी मंगी स्टार्टिंग से चल रहे हैं, उनको ही बता रहे हैं कि वो हमारे लीडर थे, वो हमारे भाई हीरो थे, उन्होंने ये किया वो किया। लुटेरे कहाँ पे लीडर बनते हैं यार? लुटेरों को कौन लीडर मानता? लीडर वो होते हैं
जैसे भाई आप देख लें छत्रपति शिवाजी जैसे लीडर होते और जिन्होंने ये भाई जालिम थे, वो मैं बात बता रहा बहुत हूँ ज्यादा। कि ऐसे लीडर होते जो अपनी धरती के लिए लड़े, जो अपनी धरती के लिए लड़ मार के भाई अपनी धरती बचाते। ये तो नहीं ना कि उधर से आए हैं लूट के फिर वापस, उधर से आए हैं लूट के फिर वापस। हमें बताया गया उन्होंने भाई वो फलाना कॉन्करर, वो फलाना ये फलाना वो, उसने ये लूट लिया, उसने इसको मार दिया, उसने इतनी सल्तनत बनाई। क्या बनाई? यहाँ से लूट के लेके गए थे। नहीं है, मैं कल परसों आपने टीवी पर मतलब के कोई एक क्लिप चल रहा था, वो कोई सिंगर है, मतलब कि इंडिया में भी उसने सॉन्ग है, मुझे नाम नहीं याद, वो बंदे का उन्होंने मतलब कि पुराना इंटरव्यू निकाला था। वो बोल रहा था कि जो हमारे हीरो थे ना, उससे पूछा गया कि हीरो कौन थे, मतलब कि बोलता है कि जो सोमनाथ मंदिर जिन्होंने लूटे थे, उन्होंने कितनी दफा लूटे थे। वो इस चीज पर इतना प्राउड कर रहा था और सामने 500-600 का मजमा लगा हुआ था। वो इस चीज पर एक तालियां बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे जाहिर कि बात हमारे है। हीरो ने एक सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो इस हद तक इधर भाई नफरत है इस चीज की। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और जो एक अपना है ना, उन्होंने पूरी हिस्ट्री हमारी पीछे से बताई है कि आखिर ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। अब हमारा जो माना जाता है ना, वो मोहम्मद बिन कासिम को ही माना जाता है कि उन्होंने ये सारी पहला चीज़ें पाकिस्तानी स्टार्ट की हैं, और वही हैं एक पाकिस्तानी। अब ये देखें कि उनसे पहले से भी चीज़ें चलती आ रही हैं, जिन्होंने बहुत सारे यहाँ पे राजा थे जिन्होंने अपना एक राज किया। एक ये है कि अब मसला ये कि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वो बुक्स लेकर आ जाएं, वो चीज़ें अगर सामने रखते हैं ना, तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमें जो हमारे असल हीरो हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन चीजों से तो बचने के लिए हमने जिन्होंने books हमारे पढ़ी है, लिए बताई है लड़ाइयाँ सारी। लड़ी हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये सारी ज़मीनें बचाई हैं, या जो एक लूटने वाले थे उनको हमने हीरो बना लिया है। अब यही चीज़ है कि इससे हम एक बहुत पीछे हटते हैं। अब जो भी है, मतलब कुछ अगर चीज़ें रह भी गई थी, अब जो बुक्स है ना वो और ज़्यादा एक एडवांस की जा रही है। एडवांस लाइक कि ये कि अब की जो हिस्ट्री है ना वो ही एक मदूद रख दी गई है। मतलब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इतना कर देना कि 47 से आगे गई एक पाकिस्तान एक शुरू कर देना कि यही हिस्ट्री है। मतलब ये सारी इन्होंने चीज़ें स्टार्ट वहां से किया है, 47 से इन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, उससे पहले वहां की से ये सीधा चीज़ें सीधा ये भी एक उन्होंने ओपनिंग ही ऐसे कर दिया है कि दो कौमी नजरिया है कि भाई वहां पे हम जो ना इंडिया में हकूक नहीं मिलते थे हमको, हाँ? हकूक नहीं मिलते थे बस, हमको। यहाँ से- यहाँ पे हम आया हमें हकूक मिलते हैं। क्या हकूक मिलते हैं हमको? यहाँ पे कुछ भी नहीं। हमारा पे स्टार्टिंग से ही गोरे है, हमको कर रहे हैं सारी चीजें हमारी। चल चल चल। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई हमने तो 1947 से ही पाकिस्तान का जो है ना वही काम जो जैसा स्टार्ट हुआ है वो वहाँ जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तो उसी से स्टार्ट होना है, उसी से ही किताबें बननी है। ये नहीं कि जो हिस्ट्री उन्होंने बताई है वो हिस्ट्री लेकर हम चलते रहेंगे। आपको चाहिए वो हिस्ट्री तो आप ले लें, आप उनकी हिस्ट्री के मुताबिक चलें, तो फिर वही इस- काम करें जो लफ्ज खत्म कर देना चाहिए ना, जो ये क्यों लेते हैं? मेरी बात सुन लेना भाई। उसके बाद आप अपनी तरीर देते रहना, जितना आपका पास टाइम होगा आप जितना मर्जी तरीर लंबी खींच लें, ठीक है। वो हिस्ट्री आप अपने पास रखें, जो हिस्ट्री वो आपको बता रहे हैं। आपको हमारी हिस्ट्री से कोई तलक नहीं, आप उनकी हिस्ट्री के साथ भाई चलते हमारी चलते रहें। हिस्ट्री है ही कोई ना, यही तो हम बता रहे हैं। हिस्ट्री लफ्ज क्यों नहीं है हमारी हिस्ट्री? कौन सी हिस्ट्री? क्यों नहीं हिस्ट्री हमारी? किस चीज की हिस्ट्री है ये बताएं। हिस्ट्री किसको बोलते हैं? किस हिस्ट्री हिस्ट्री को है क्या? डीएनए को बोलते हैं। क्या? डीएनए को, डीएनए जो होता है ना वो आपकी हिस्ट्री थी, वो आपका बताता है कि आप किधर से हैं। कौन? आप आज डीएनए करवा लें, 1500 साल का आपका सामने आ जाएगा कि आप किधर से हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी नस्ल जो है ना वो चली है। वो चीज सामने रख के वो आपको बता देगा। अच्छा, डीएनए का यही है। तो यही एक हिस्ट्री होती है। अब ये नहीं कि वहां पे भैया हकूक नहीं मिले, हमें जो है ना वो आजादी नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ने देते थे, ये नहीं करने देते थे। वहां पे अभी भी लोग हैं वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर भी रहे हैं। सुखी है हमारे मुल्क में हिंदू नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे। कितने रह गए हैं वो? जितने भी रह गए एक ही रह गया है। तो वो क्यों रह गए? नहीं है, वो नहीं है। काम तो वो अपना मजहब छोड़ रहा है, भाई वो नहीं कर अपना मजहब के ऊपर सारा कुछ कर रहा है। कौन? हिंदू हिंदू नहीं मजहब छोड़ा अपना। कौन छोड़ा? तो फिर मुसलमान क्यों अपना मजहब छोड़े? किस बात के लिए मुसलमान छोड़े? हमने ये नहीं मतलब ये बात छोड़ने की बात नहीं है मतलब किसी की। करवा नहीं मेरे को रही। पे मुड़ भी सुता पे बेच। क्या बात है यार, हर बात बंदा तो अपनी मतलब की हो हिस्ट्री रही है। एक लेकर अच्छा, लेकर बात तो मतलब की हो ही नहीं रही। मैं पाकिस्तान में हिंदू हो ही खत्म गए, इन्होंने रहने ही कुछ नहीं दिया। जो लड़कियां है थे कि उनके जब साथ शादी करवा दिए, खत्म कर दिया उनके जो भी मतलब जो कितनी तादाद में यहाँ पे मंदिर थे। अब आपको नजर कोई आता है? आप सुनते ही नहीं होंगे। नहीं, हमें तो पता ही नहीं इस चीज का। हिंदू भाई इधर इन्होंने खत्म कर दिया। और ये जो जहरीले आए थे ना, मतलब के लीडर है, अब आसम मुनीर की लास्ट आप देख लो, उसने नहीं बोला था कि
मतलब कि हम डिफरेंट है, हिंदुओं से हम हाँ, डिफरेंट है। ऐसे ही हमारा है। आपके ये अभी भी ननकाना साहब में गुरु नानक का मंदिर है, अभी भी इंडिया से लोग इधर आते हैं, वो हिंदू उनको तो हमने सिख रोका नहीं है। वो सिख है, हिंदू और है वो भी तो इंडिया के ही हैं, उनको तो हमने अभी तक रोका नहीं, वो मंदिर तो हमने गिराया नहीं। भाई। दो चीजें, अगर वो गिराते तो ये भी गिरा देते। सिख कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी और हिंदू में हमने बहुत ज्यादा कम्युनिटी में फर्क रखा हुआ है। हम सिख एक नई लहर आपके वो अंदर सिख आई कम्युनिटी है, हम उनको फ्रेंडली मानते हैं, हाँ। हम उनको कुछ नहीं यही वो फ्रेंडली नहीं, मानते हैं। नहीं, ये नहीं, दौर में लास्ट इन्होंने मतलब के वो गुरुद्वारा गिराया है, कौन सा फ्रेंडली मानते हैं? यार, एक अगर आप किसी उस- जगह पे भी नहीं मानते। आप उस चीज को गिरा कर तो देखे, आप पर प्रेशर देखो कितना होता है। मतलब कि आपने मुल्कों के साथ चलना नहीं है, उसको गिरा कर तो देखे। उधर वो उनके इतने साथ सौ मतलब कि- कनाडा में कम्युनिटी है, सिख वो community। कनाडा हो या अमेरिका हो, वो चीज नहीं है ओ लेना भाई, देना। मैं फॉरेन से एक बात कर रहा हूँ कि वो फॉरेन रिएक्ट बहुत आपके ऊपर आएगा। अब अगर आप इस चीज के बारे आप जब पीछे जाएंगे, गुरुद्वारा जाते हैं ना, कॉरिडोर जो बना है, आप उधर $20 उनसे लेते हैं एंट्री। आप हाँ। आपने $40 कर दिया है, ये पर पर्सन है। आप उसका पैसा भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और अभी वो दौर गया जब आप मतलब कि इधर से आते थे और सारी चीजें खत्म करके आगे चले जाते थे। इस चीज का बहुत एक डिफरेंट है। मतलब कि हर चीज आपके ताल्लुक है उनके साथ है, आप उस चीज को टच ही नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटे गुरुद्वारे हैं ना, उनको भाई इन्होंने टारगेट किया। लास्ट लाहौर में इन्होंने गुरुद्वारा गिरा दिया था, सारा कुछ कर दिया था। और हिंदू तो भाई इधर सेफ ही नहीं है, ये गिलास में पानी नहीं पीते उनके, तो इन्होंने मतलब कि क्या इकट्ठा रहना है। उधर हमने देखा है इंडिया में, उधर मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते, पता ही नहीं चलता ये आपस में हिंदू है या मुस्लिम है। वहां पे तो हमने शादियां भाई- भी कर रहे हैं भाई, हम तो भाई हिंदू मुस्लिम। इन्होंने नफरत ही बहुत फैला दी है। आजम मुनीर ने बोला हम मतलब क्या है ही अलग है। जब आप एक आर्मी कैसे आदम ने क्या बोला था? उसने भी यही कहा था कि हम ब्लैक हैं। पता नहीं हमारा टोले से आ गए वो पीके की तरह। नहीं, कहती आदम ने बेस रखी थी, उसने बोला था जो मतलब के अकलीतें हैं ना, उनको बराबर हकूक देंगे। लेकिन भाई उन्होंने मुल्क तो मुल्क किस बेस पे पैदा किया था? इसी बेस पे नहीं किया था। इसी बेस पर religious बेस आगे पर- तो मुझे तो भाई देखो ये चूरन किस तरह का इन्होंने बेचा हुआ है कि एक तरफ आप अलहदा ले रहे हैं, एक इसी चीज के ऊपर, इसी बेस के ऊपर आप अलहदा मुल्क बना रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम भाई इधर अकलियतों को एक बराबर हक देंगे, ऊपर से भाई एक ठंडी भी ठोक दी है। भाई कायद आज़म ने उस वक्त कहा था कि जो इधर रहना चाहते हैं इधर रहें, जो इधर आना चाहते बरसात आना चाहते हैं इधर आ जाएं। तब उन्होंने भी ये बात की थी, जिनका दिल चाह था वो उधर रह गए, जो जिनका दिल चाह था वो इधर आ गए थे। ये तो कोई मसला भी नहीं है क्या? तो तो गलत उसने बात मौलवी साहब क्यों मेन गलत बात की थी? गलत बात मौलवी साहब जफर भाई, मेन बात तो ये है ना, हमारी बुक्स में जो हमें चीजें बताई गई हैं वो रियल है। ओ भाई की ये क्या हो गया आपको रियल हिस्ट्री हिस्ट्री पे? की बुक तो ही नहीं है हाँ, यार। वही बात हम करें, बात यार हिस्ट्री की है। यार मेरी बात आपकी सुन। जो एक हिस्ट्री है ना, वो पाकिस्तान स्टडी है। हाँ, मतलब कि मुतालिया पाकिस्तान, उसमें उसमें चार कोई सच जंगें- नहीं है। 4 जंगे हैं जो भी हम जीते हुए हैं। जाहिर बात है, इसके मतलब अलावा कुछ भी सच मतलब नहीं कुछ है। भी नहीं है। मुगलों की मतलब के जंगी मंगी है, औरंगजेब जंगी के मंगी। 3-4 पेज हैं, वो मैंने भी पढ़े थे। ये 3-4 मतलब के चीजें हैं, या 4 जंगे हैं। कारगिल भी उसमें शायद ये ऐड कर दे नेक्स्ट। तो ये चीज एक है। भाई इधर सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया हुआ है। इन्होंने सिर्फ जो अपना मुफाद है ना वो इसे पर रखा हुआ है, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया हुआ है। ऐसा ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।